पहले मैं हिंदी आपको बताने जा रहा हूँ और संस्कृत वाले बच्चे वेट करें थोड़ा देर और जहाँ है वहीं बैठे रहें। हिंदी में मैं शुरू से, क्योंकि नए बच्चे लोग आए हैं, शुरू से मैं शुरू कर रहा हूँ। हिंदी व्याकरण कहते किसे हैं? हिंदी है। हिंदी, अच्छा, भाषा किसे कहते हैं? हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे भाषा किसे कहते हैं? हेलो, हाँ, भाषा किसे कहते हैं? भाषा। हेलो, कोई नहीं, चलिए। भाषा किसे कहते हैं बेटे? यस, थैंक यू। भाषा क्या होता है? सिट डाउन प्लीज। छोटू, भाषा जल्दी बोलो। चलिए बैठो। और कोई बता सकता? हिंदी वाला, संस्कृत वाला भी बता सकता है। बीच में नहीं बोला जाए, बीच में बोलने वाले आउट ऑफ गेट हो जाएंगे। तो चलिए, भाषा अभिव्यक्ति का वह सशक्त माध्यम है जिसके सहारे हम अपने मनोविचारों को दूसरों तक प्रकट करते हैं या दूसरों के मनोविचारों से स्वयं को अवगत होते हैं। नहीं समझे? नहीं समझे? फिर मैं बता रहा हूँ। यस, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का वह एक माध्यम है, या यूँ कहिए कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है, सरल माध्यम है। आप समझ में आई? भाषा हम कई प्रकार से सीखते हैं। 10 की 15? 2। वेरी गुड। कौन बताया? थैंक्स। बट योर आंसर इज रॉन्ग। भाषा हम 3 तरह से सीखते हैं। मुझे याद है, भूलूंगा तो पूछ लूँगा। भाषा हम 3 तरह से सीखते हैं। पहला, मौखिक, सांकेतिक और लिखित। मौखिक, सांकेतिक और लिखित। जो बच्चे कलम बजा रहे हैं वह खड़े होने के लिए तैयार रहेंगे। और मुझे दिख रहा है कौन बजा रहा है, सो अभी कह रहा है नहीं रहा हूँ। तो भाषा हम 3 तरह से सीखते हैं। मौखिक रूप से किसी को ना, छोटे छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं ना, बेटे पढ़िए क, ख, ग, घ और अंग। पहले उसको पढ़ाते हैं, उसके बाद उसको लिखने का सिखाते हैं। संकेत द्वारा देते हैं, है ना, संकेत देते हैं। ख ऐसे लिखो, ऐसे घर बना दो और उसमें ऐसे क दो, न ऐसे घर बना दो, ऐसे कर तो ये ख हो जाएगा। और क ऐसे एक लकीर पार दो, एक ऐसे कर देना, ऐसे कर देना। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं हम लोग, या आप लोग भी पढ़ाते हैं छोटे छोटे भाई बहन को। तो ये संकेत के द्वारा बताते हैं। फिर संकेत के द्वारा कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर आया है। अच्छे बच्चे मुंह में उंगली नहीं रखा करते। कोई बच्चे दरवाजे पर आया है और वह अगर ऐसे कहता है तो आप खाना दोगे उसको, पानी दोगे,
कि खाना दोगे? और ऐसे कहेगा तो भोजन दोगे। तो यह क्या हुआ? संकेत हुआ। और लिख कर तो जग जाहिर है, सब जानता है। अब चलिए, भाषा तो समझ गए आप। वर्ण क्या होता है? यस 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 यस, यू। भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसमें खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। सिट डाउन प्लीज, थैंक यू। Sit down, please. इतना समझ में आ गया? अब चलिए वर्ण। वर्ण संस्कृत वाला भी बता सकता है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? प्लीज सिट डाउन, थैंक यू। भाषा की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं। दूसरी परिभाषा है, भाषा वह सबसे छोटी इकाई है जिसको हम खंड या टुकड़े में विभक्त नहीं कर सकते। भाषा वह छोटी इकाई है जो हम किसी माध्यम के द्वारा उसे टुकड़ों में विभक्त नहीं कर सकते। ओके, वर्ण समझ गए? अब आइए, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बेटे? दो, है ना? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? खड़े हो जाइए। कौन कौन वर्ण? बैठ जाइए। भाषा दो तरह के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। भाषा दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब देखिए, स्वर, स्वर को कहते हैं हम लोग vowels and consonant. Consonant is always depend upon vowels, है ना बेटे? You sit like a student. क्या नाम बेटे? प्राची। प्राची। तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण, छोटू, स्वर वर्ण क्या होता है बेटे? क ख को स्वर वर्ण कहते हैं। आई को व्यंजन वर्ण कहते हैं। वेरी थैंक्स। यस, सिट डाउन, सिट डाउन। योर आंसर इज क्वाइट रॉन्ग बेटे। चलिए, तो अब है स्वर वर्ण। 50 पे रूट बैठ करा देंगे, ढोल अगर बजाया तो चलिए, स्वर वर्ण, जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो वह स्वर वर्ण होता है। व्यंजन वर्ण इज डिपेंड अपॉन vowels, यह स्वर वर्ण पर निर्भर होता है। डोंट ईट योर फिंगर्स मिस्टर, स्टैंड अप, सिट डाउन। औ तक आप कहेंगे कि अंग अह को क्यों नहीं लिखे? री भी इसके अंदर आता है। अंग अह को क्यों नहीं लिखे?
अंग आह स्वर वर्ण के अंतर्गत आता है, लेकिन उसको अलग से नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? अयोगवाह स्वर। अयोगवाह, अयोगवाह स्वर स्वर के अंतर्गत आता है। इसको लिख सकते हैं हम। री भी आता है, री भी स्वर के अंतर्गत आता है। अब चलिए, अव्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क वर्ग से लेकर और ह तक आता है। यर लव, लेकिन यर लव का भी दूसरा नाम हो गया है, लेकिन इसको व्यंजन वर्ण में हम रखते हैं। ह हम ज्यों कहते हैं अब ह हो गया, क्योंकि इट इज़ डिपेंड अपॉन अंडरस्टैंड बेटे? नहीं समझे? हाँ, तो यह इस पर डिपेंड है। चलिए, अब इसको मिटाया जाए। कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए। क्या है, संस्कृत वाले के लिए गुनाह नहीं है बेटे? गुनाह है क्या? आप नोट कर सकते हैं। जल्दी कीजिए, 1 मिनट में इसके आगे बताना है। क्यों? सर बोलते हैं। हाँ सुनो, तो अब है स्वर वर्ण के भेद भी होते हैं और व्यंजन वर्ण के भेद भी होते हैं। डू यू नो? स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं बेटे? 3। वेरी गुड। और कोई बच्चा बेटे? आप? नहीं, 3। और कोई 5 बता दो, कोई 10 बता दो। नहीं? हाँ, ये बताएगा। हाँ, 3 होते हैं। तू दिव्या? 3 ही होता। और कोई? हाँ, यू? चलिए, स्वर वर्ण के मात्र 5 भेद होते हैं, 3 नहीं होते। मैं लिख देता हूँ। स्वर वर्ण ह्रस्व स्वर, नोट करते चलिए। दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। हम बोल देंगे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर। अब देखिए, ह्रस्व स्वर जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। और उसके बाद है दीर्घ स्वर, आ ई उ, जिसके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा ज़्यादा समय लगे उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर ए
ऐ ऊ औ। रुक जाइए 1 मिनट। चलिए आप खड़े हो जाओ बेटे, जल्दी खड़े हो जाओ। नहीं तुम बैठो। यह सही है, यह सही है, यह सही। कौन सही है इसमें? इस रो में कौन गलत है, कौन सही है? जल्दी बताओ। कैसा गलत है? चलिए। और ये सही है कि गलत? जल्दी बोलो। गलत है। ई चलिए ई सही है कि गलत? जल्दी बोलो। चलिए। और ई सही है कि गलत है? यस और नो जल्दी बोलो। सही है। चलिए ई और ई गलत है। ई भी सही है, ई भी सही है और ये भी सही है। तुम मत बोलो बेटे। ये भी सही है, ये भी सही है। नहीं पता? सिट डाउन। ये सही है या ये सही है? ये सही है ना? थैंक यू। प्लीज सिट डाउन। ये गलत है ना? ये गलत है ना? गलत है ना? हाँ थैंक यू। चलिए वेरी गुड। तो सुनियो, सुनो बेटे, मैंने तो आज तक पढ़ा है ए ऐ और ऐ। क्या ये तीनों होता है या ये दोनों होता है? ये बताओ तो, ये तीनों होता है कि दोनों होता है? ये होता है ना? तो ये कैसे आ गया? इसको पढ़ते हैं ए, इसको आए, इसको आए आए पढ़ते हैं बेटे। आए आए पढ़ते हैं नहीं ना? तो यह गलत है ना? यह गलत है ना? काट दें इसको। हाँ थैंक यू। क्योंकि दुइये को होता है। इसको पढ़ते हैं ए, इसको पढ़ते हैं आए। अंडरस्टैंड सारे बच्चे? आप पूछ लेंगे आपसे, पहले से आता है तो। ए ऐ ऊ औ। अयोगवाह डॉन्ट अंग आह को अयोगवाह कहते हैं। ओ ई और म अर्थात ओम। ओम को प्लुत स्वर कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। देख लो, इसके उच्चारण में कम समय लगा, इससे ज़्यादा समय लगा, इससे ज़्यादा समय लगा। अंग आ का तो अयोगवाह कहते ही हैं और सबसे ज़्यादा समय इसमें लगता है, क्योंकि यह ओ ई म 3 अक्षर से बनता है। ओम एक ऐसा शब्द है जो पूरे ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का नाम इसमें इंक्लूड है। एक बार ओम शब्द के उच्चारण से सभी देवताओं का नाम आ जाता है। ओ हाँ क्या? चलिए, ओम जो है सभी देवताओं का नाम इसमें इंक्लूड है। समझ गए ना? अब इसको समझने में कहीं दिक्कत है तो बोलो। आगे बढ़ाएं?
नहीं, इसका पहले चर्चा कर देते हैं। तो व्यंजन वर्ण अगले दिन पढ़ाएंगे। तो अगले दिन संस्कृत रहेगा। अरे संस्कृत हिंदी दोनों में है ही, अच्छा हाँ सर बताइए। हिंदी और संस्कृत दोनों वालों के लिए है, इम्पोर्टेंट है ये। चलिए अब यहाँ देखिए, ये संयुक्त स्वर कैसे है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। लिख लिए बेटे, जल्दी लिखिए। लिख लिए बेटे? कौन नहीं लिखा? सब लिख लिया? बस ये अरे तेज लड़का है, फास्ट राइटर है, लिख लेगा। मिटावें बेटे? अब यहाँ देखिए, ए का निर्माण कैसे होता है, कैसे हम इसको संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त का क्या अर्थ होता है बेटे? जिसमें एक ही वर्ण हो, हाँ, दो वर्ण हो, इसे संयुक्त कहते हैं। एक नहीं, एक से ज़्यादा, इसे संयुक्त कहते हैं। समझ गए? इसको समझ लीजिए, ये चारों मिलकर ए ही बनता है। चारों मिलकर क्या बनता है? ए बनता है। हाँ, अब देखिए, आए, चलिए नोट करते चलिए। ये समझ गए? देख लीजिए, पहले समझ लो। अ जोड़ ए मिलकर आय होता है, आ जोड़ आय मिलकर आय, अ जोड़ आय आय, आ जोड़ ए आय। चारों भिन्न है, एक जैसा नहीं ना है बेटे? एक जैसा नहीं ना है। थैंक यू, आप लोग बहुत समझदार बच्चे हैं, बहुत जल्दी समझते हैं। चलिए, ऊ, हाँ, तो देखा जाए बेटे, यहाँ ध्यान दो। अ जोड़ उ, हर्ष उ बराबर ओ, आ जोड़ दीर्घ उ बराबर ओ, आ जोड़ हर्ष ओ, अ जोड़ दीर्घ ओ। यहाँ अ जोड़ ओ बराबर ओ, आ जोड़ ओ, आ जोड़ ओ,
अ जोड़ औ। किसी को नहीं समझने में है तो फिर से पूछ सकते हो हमसे, किसको समझ में नहीं आया? प्लीज़ बोलिए। समझ गया बेटे? यस सर। चलिए, कोने में कौन गया उधर? इधर आओ। बस हम आ गए हैं, बाकी सब नहीं। तुम तो तुम हो बेटे, अब तो नए सर। तेरे नाम मेरे नाम हो, तुमको कौन नहीं जानता। हाँ, इसको बंद कर दो, लिख रहे हैं बच्चे। चलिए, तो अब मैं संस्कृत के बारे में कुछ बता देता हूँ। संस्कृत के बारे में तो पहले दिन क्या बताए थे? क्या? हाँ, सुनिए, आप संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है उसकी चर्चा मैं कर दूं? लिख लीजिए, आप लोग लिखिए सब आदमी। इसको मिटा दें? नोट कर लिए? थैंक यू। संस्कृत में आपको नोट करते चलिए। क्यों उधर बैठा तू? वहाँ बैठो, वहाँ नहीं, यहाँ बैठो ना। हाँ हाँ, वहीं पर बैठो, वहीं पर बैठो, बैठो उसी पर। सुनो ध्यान से। तो फर्स्ट पर भी बैठ सकते हो, खाली है। छोट बउआ है तो कोई बात नहीं। यहाँ देखो, शब्द रूप धातु 10 पत्र लेखन, उसका 1 2 3 4 है उपसर्ग। नो टॉक नो नॉइज। पीछे से मार रहा है, बोल देंगे तो उसको पढ़। नो टॉक नो नॉइज। 6 है समय सारणी, समय सारणी शब्द संख्या संख्या लेखन, उपपद विभक्ति, अव्यय, उसके बाद है पत्र लेखन, चित्र लेखन, चित्र लेखन। उसके बाद है
उसके बाद हाँ सुन लीजिए, शब्द रूप 10 को कम से कम याद करना है, धातु रूप मात्र 15 को, पत्र लेखन, उपसर्ग, प्रत्यय, समय सारणी, संख्या लेखन, उपपद विभक्ति यानी कारक, अव्यय, अव्यय मात्र 100 को याद करना है, ज़्यादा नहीं। और चित्रलेखन, अनुवाद और लकार, लट लकार, हाँ 5 गो है मात्र। और हाँ 10 तक ही चलेगा। सुनिए, और एक आध छूट रहा होगा कुछ, समास, समास, समास 10 में भी पढ़ना है, 9 में भी पढ़ना है, और हिंदी में भी पढ़ना है। प्रत्यय कहलाता, फिर से सुनिए, वह शब्दांश, शब्द नहीं, शब्दांश, जैसे प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, अति, सु, कु, अभि, हर इत्यादि बहुत सा है। ये सब उपसर्ग हुआ। प्रत्यय हुआ आई, ता, वट, हट, आओ, त्व, पन, पा। ये सब बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। कैसे लगते हैं, 1 मिनट नोट कीजिए, मैं अभी बताता हूँ। हो गया, ये नोट कर लिए? अब देखो, उपसर्ग और प्रत्यय में मैं अंतर आपको समझा रहा हूँ बेटे। उपसर्ग यहाँ से आएगा ना, उसमें इसको मिटावें। उपसर्ग प्र, परा, अप, सम, अनु। अब देखिए उपसर्ग है, ध्यान दीजिए यहाँ आप लोग बेटे, यहाँ ध्यान दो। प्र जोड़ मुदित, तो देखा जाए प्र जोर मुदित, मुदित का अर्थ होता है खुश, हैप्पी। अब प्रमुदित, जब प्र उपसर्ग लग जाता है तो अत्यधिक खुश, अत्यधिक खुश, प्रमुदित। अर्थ बदल गए। परा और जय,
जय का अर्थ होता है किसी में जीत जाना, और जो परा लगा दिए तो हार जाना, हार गया, पराजय हो गया उसकी। ई जय था, पहले जीत थी उसकी, और जो ये लगा दिए परा तो हार गया। अप जोर मान का अर्थ होता है प्रतिष्ठा, ख्याति, पॉपुलैरिटी, है ना, प्रसिद्धि। और जो अप लगा दिए तो अपमान माने निरादर करना। फिर मान और सम्मान, मान का अर्थ होता भी है कि उसको प्रतिष्ठा देना, और सम्मान और ज़्यादा प्रतिष्ठा देना। अनु और शरण यानी अनुसरण माने पीछे पीछे चलना, अनुयायी, अनुगामी। तो ये शब्द है या शब्दांश है बेटे? ये शब्द है या शब्दांश है? शब्दांश है, शब्द न कहेंगे अब। अंडरस्टैंड? प्रत्यय। अब देखिए यहाँ देखिए ता, अब देखिए एक में ता क्या हुआ? उपसर्ग है, इसको कहेंगे प्रत्यय। एक जोड़ता तो एकता, बना जोड़ वट बनावट, घबरा जोड़ हट घबराहट, लघु जोड़त्व लघुत्व, बच जोड़पन बचपन। आप समझ में आई बात? उपसर्ग और प्रत्यय समझ गए? चलिए नोट कर लीजिए। अब है हिंदी वाले बच्चों को व्याकरण क्या क्या पढ़ना है वह मैं लिख देता हूँ, बस 2 मिनट। क्या मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लोगे? पहला है उपसर्ग, प्रत्यय, दूसरा है समास, तीसरा है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, चौथा है अलंकार। इतना आपको पढ़ना है साल भर में, 4 गो पार्ट। साल भर में मात्र 4 गो पार्ट पढ़ना है आपको हिंदी व्याकरण में, बस। उसके बाद बुक पढ़ना। सुन लीजिए, 4 गो पढ़ना है हिंदी में, और कुछ नहीं पढ़ना है। सर निबंध वगैरह ये सब तो नहीं बढ़िया। खड़ी होके बात करो तुम, तो पहले हटा दो। हाँ व्याकरण लिटरेचर में मतलब
2 गो बुक है, कृतिका है और एगो है और है क्षितिज है। तो उसमें से 5-5 लेसन पढ़ना, एक से 3 गो लेसन पढ़ना है और 1 से 6 लेसन। कहानी है और 4 गो कविता है, बस मात्र 4 गो। बैठो नहीं, हम समझा देंगे, क्वेश्चन आंसर याद करना। थैंक यू बेटे। और हाँ, थर्ड अलंकार, हाँ बंद करो। थैंक यू बेटे।